197वां अध्याय, विचित्र उंगली संशोधित प्रतिस्थापन के साथ। रिपोर्ट, डिटेक्टर जांच उपकरण दिखाता है कि कमरे में अचानक एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ है। वहां रुका हुआ व्यक्ति, जिसके रोहित होने का संदेह है, हिलना शुरू कर दिया है। वह चौथी मंजिल से एलिवेटर से नीचे आ रहा है। ऐसा लगता है कि वह विला से बाहर निकलने वाला है। दूर से, सामने वाले किनारे पर नदी के पार, छद्मवेश पहने एक कर्मचारी ऊंचे स्थान पर लेटा था, दूर से एक डिटेक्टर के साथ विला की हर गतिविधि का सर्वेक्षण कर रहा था। उसके बगल में एक निशानेबाज औंधा लेटा था। एक भारी स्नाइपर राइफल जमीन पर रखी थी, जो नदी के पार विला पर सटीकता से निशाना साधे हुए थी। सीधी दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होगी। इतनी रेंज में थोड़े से भी प्रशिक्षण वाला कोई भी निशानेबाज चूक नहीं सकता था। और एक अचूक योजना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे 3 स्नाइपर बिंदु थे। एक नया व्यक्ति, यह क्या हो रहा है? कोंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अनजाने में अपने कदम धीमे कर दिए। पक्का नहीं है, डिटेक्टर ने पहले विला में कोई दूसरा जीवन रूप नहीं पकड़ा था। ऐसा लगता है कि यह अचानक प्रकट हुआ है, पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट दी। कोंग ने कहा, उसकी चिंता मत करो, जो विला से किसी भी क्षण बाहर निकल सकता है, उस पर नजर रखो। जैसे ही तुम रोहित होने की पुष्टि करो, उसे गोली मारने का मौका लो। तुम लोगों को पहली गोली चलानी ही होगी। समझ गया, पर्यवेक्षक ने कहा। कोंग ने अपना ईयरपीस नीचे रखा और पूछा, यहाँ आसपास की व्यवस्था कैसी है? सब तैयार, बस रोहित के दिखने का इंतजार है, दिशा और कई अन्य सदस्यों ने सिर हिलाया। कोंग ने धीमी सांस ली और कहा, तो फिर शुरू करते हैं। बाकी सब छिपे रहो। मुझे उम्मीद है कि यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब वह किसी प्रेत मास्टर का शिकार कर रहा था। इस बार उसे एक अजीब दबाव महसूस हुआ। क्या ये सुमित की मौत से आई बेचैनी थी, या मौत के किसी पूर्वाभास की तरह? वह नहीं जानता था, लेकिन अब जब मिशन स्वीकार कर लिया गया है, तो इसे पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि इस रोहित से अन्य प्रेत मास्टरों की तरह बिना किसी जटिलता के आसानी से निपटा जा सकेगा। जट जट, बिजली की गूंजती आवाज आई। नदी के पार से पर्यवेक्षक ने कहा, लक्ष्य विला से बाहर निकलने वाला है, सीमा में प्रवेश कर रहा है। कोंग का भाव कड़ा हो गया। वह तुरंत अलग थलग पड़े हवेली विला की ओर देखने लगा। उसके कोण से वह रोहित की स्थिति को देख सकता था और तुरंत ये भी पहचान सकता था कि योजना सफल हुई या विफल। लंबी दूरी की निशानेबाजी केवल पहला कदम थी। उसी क्षण शूटर ने बोल्ट को पीछे खींचा। उंगली से बड़ी एक सुनहरी पीली गोली चैम्बर में भर गई, जो बाहर उड़ने के क्षण का इंतजार कर रही थी। कुछ असाधारण शरीर वाले प्रेत मास्टरों को छोड़कर कई प्रेत मास्टरों को गोली मारी जा सकती थी। सिर में एक गोली का मतलब मौत होगा, भले ही उन्होंने किसी दुष्ट प्रेत को वश में कर लिया हो। उसी क्षण रोहित वास्तव में विला से बाहर निकल रहा था। केशव की मौत ने उसकी सतर्कता बढ़ा दी थी। इस आवासीय परिसर में कुछ खतरनाक व्यक्ति जरूर होंगे, और 10 में से 9 बार वे उसी के लिए यहाँ आए थे। सामने का दरवाज़ा खोलना, विला से बाहर कदम रखना। कई दिनों तक बाहर न निकलने के कारण बाहर की धूप चकाचौंध कर रही थी, जिससे थोड़ी चक्कर आ रही थी। लक्ष्य की पुष्टि हो गई, गोली चलाओ। जैसे ही रोहित बाहर निकला, पर्यवेक्षक ने तुरंत उसे पहचान लिया और तुरंत निशानेबाज को बताया। निशानेबाज, जिसने पहले ही सामने के दरवाजे पर निशाना साध लिया था, हिचकिचाया नहीं। धमाका टिल्ड, एक गोली की आवाज गूंजी, चारों ओर धूल उड़ाई। एक विशेष रूप से बनाई गई गोली बाहर उड़ी, सीधे लक्ष्य के सिर की ओर जा रही थी। अगर ये लगती, तो सिर तुरंत फट जाता। प्रेत मास्टर को भूल जाओ, यहाँ तक कि यीशु को भी घुटने टेकने पड़ते। अगले ही क्षण विला का एक दरवाजा छेदा गया। गोली घर के अंदर उड़ गई, दीवार से सीमेंट का एक टुकड़ा उड़ा दिया। सुनहरी गोली विकृत हो गई, अंदर गहराई तक धंस गई। लक्ष्य गायब हो गया। क्या हो रहा है? लक्ष्य कहाँ गया? पर्यवेक्षक एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अभी अभी रोहित, जो घर से बाहर निकला था, लुप्त हो गया था। मानो पलक झपकते ही वह व्यक्ति हवा में गायब हो गया हो। रिपोर्ट, लक्ष्य गायब हो गया, लक्ष्य गायब हो गया। पर्यवेक्षक ने तेजी से संपर्क किया। तुरंत शाप दिया, लानत है, तुरंत पीछे हटो, मिशन विफल। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उनके पीछे एक सर्दीली ठंडी हवा उठी और चारों ओर का तापमान एक पल में कई डिग्री कम हो गया। उनके मुड़ने का इंतजार किए बिना एक काली छाया ने उन्हें घेर लिया, जैसे कोई अनजाने समय में उनके पीछे प्रकट हुआ हो। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रोहित एक लाल चमक में घिरा हुआ था। उसके माथे की प्रेत आंख भयंकर और डरावनी थी। उसके प्रकट होने के साथ चारों ओर की हवा में मौत की गंध आ गई थी। लानत है, पर्यवेक्षक के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
अब इस बात की परवाह नहीं थी कि मिशन का लक्ष्य अचानक उसके पीछे क्यों प्रकट हुआ, वह केवल इतना जानता था कि यह व्यक्ति अत्यंत खतरनाक था। बंदूक निकालना, घूमना एक ही सहज गति में किया गया। ये कार्रवाई पूर्णता के लिए परिष्कृत की गई थी, जैसे अनगिनत कठोर प्रशिक्षणों के बाद ऐसी सजगता के तहत, भले ही दुश्मन की बंदूक किसी की पीठ पर हो, फिर भी जवाबी हत्या का मौका होता था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका सिर बस उसकी गर्दन से गिर गया। न खून, न घाव, जैसे किसी ने बिल्डिंग ब्लॉक्स के एक सेट से एक टुकड़ा हटा दिया हो। सोचते हो कि तुम मुझे जवाबी हत्या कर सकते हो? ऐसा नहीं होगा। रोहित अभी भी वहीं खड़ा था, उसकी प्रेत आंख सब कुछ देख रही थी। शायद तुमने पहले अन्य प्रेत मास्टरों को सफलतापूर्वक मार दिया हो, लेकिन ऐसी सफलता मुझ पर नहीं आएगी। भागो टिल्डा। वह आदमी तुरंत रोहित से दूर भाग गया। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसका शरीर बस अलग हो गया। बाहें, पैर जमीन पर बिखरे हुए, एक भी हिस्सा साबुत नहीं। दुष्ट प्रेत की शक्ति का उपयोग करने के बाद दो दुश्मनों का ध्यान रखना मुश्किल नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता कि उसने केशव को बचाने के लिए प्रेत क्षेत्र का उपयोग किया था और इसे बंद करने की योजना नहीं बनाई थी, तो रोहित का मानना था कि वह अब तक मर चुका होता। सिर उड़ा दिया गया। भले ही उसके नियंत्रण में दो भूत हों, वह बच नहीं पाता। लेकिन वास्तविकता में अगर नहीं होते, वास्तविकता ये थी कि वह जीवित था और बाकी सबको मरना था। धमाका टिल्डर, धमाका टिल्डर। फिर दो और गोलियों की आवाज आए। गोवानजियांग आवासीय परिसर की दिशा से दो ऊंचे स्थानों से दो गोलियां यहां की ओर चलाई गईं, हर एक का लक्ष्य हत्या करना था। यह एक अनुवर्ती शॉट था। पहले शॉट की विफलता की पुष्टि होने के बाद जिस आदमी ने पहले कार्रवाई की थी, उस पर रोहित निश्चित रूप से हमला करेगा, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार गोलीबारी करना आवश्यक था कि ऑपरेशन विफल न हो। लेकिन वास्तविकता में वे पहले ही विफल हो चुके थे। जिस क्षण रोहित प्रेत क्षेत्र में था, सामान्य हत्या के तरीके विफल होने वाले थे। गोलियां रोहित के शरीर से गुजर गईं और उसके पीछे घास के मैदान पर मिट्टी का एक गुच्छा उड़ा दिया। लेकिन रोहित जमीन पर नहीं गिरा, वह फिर से गायब हो गया। पहले चरण का मुकाबला ऑपरेशन विफल, दूसरे चरण की मुकाबला योजना शुरू करो। कोन का चेहरा बदल गया, उसने तुरंत वॉकी टॉकी में कहा, मालिक, आपकी 3 चरण की शिकार योजना थोड़ी संदिग्ध लगती है। लक्ष्य थोड़ा शैतानी लगता है। ऐसा लगता है कि वह अब इंसान नहीं है, वह एक भूत जैसा है, एक सदस्य ने कुछ घबराहट के साथ कहा। 3 चरण की शिकार योजना, ऐसा लगता है कि इसने मुझे लगभग डरा ही दिया था, लेकिन इसे देखकर लगता है कि आपकी योजना में झटके लग रहे हैं। क्या मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है? अचानक उनके पीछे एक आवाज आई। क्या? भीड़ चौंक गई और तेजी से मुड़कर देखने लगी। लेकिन उन्होंने रोहित को देखा, जिसे पता ही नहीं था कि वह कब सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया था, अपना सिर टिकाए हुए और उन्हें देख रहा था। कुछ ने बंदूक निकालने के लिए सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। रोहित ने अपनी कुर्सी से याद दिलाया, अब तुम घिर चुके हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने हथियार फेंक देता, अपने हाथ सिर पर रख लेता और दया की भीख मांगते हुए जमीन पर लेट जाता। कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना, अन्यथा लोग मारे जाएंगे। वह यहाँ कब आया? सभी के दिलों में एक ठंडक दौड़ गई। लेकिन कौन समझ गया, ये प्रेत क्षेत्र था। जानकारी में बताया गया था कि प्रेत क्षेत्र के भीतर कोई भी भ्रम का अनुभव कर सकता है, वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने में असमर्थ। इसके अलावा एक बार जब आप प्रेत क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो सामान्य साधनों से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। यह उन अनसुलझी क्षमताओं में से एक थी। कोई लापरवाह नहीं हो रहा है। अच्छा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? रोहित ने जारी रखा। धमाका टिल्डर। एक बंदूकधारी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई। इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, एक गोली उसके सिर के पार हो गई। गोली मत चलाओ। कोंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामान्य तौर पर यह ठीक होता, लेकिन यह एक सामान्य स्थिति नहीं थी। मालिक, चिंता मत करो, वह खत्म हो गया, बंदूकधारी ने ताना मारते हुए मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने रोहित के शरीर को जमीन पर गिरते देखा। क्या बखेड़ा है, मैंने उसके जैसे बहुत सारे आत्मा वश में करने वाले देखे हैं। सोचते हैं कि वे इतने महान हैं क्योंकि उनके पास कुछ विशेष शक्ति है, लेकिन वास्तव में उन्हें मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम सही कह रहे हो, मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत सारे हथियारबंद लोग देखे हैं। सोचते हैं कि तुम कुछ मिशन सफलतापूर्वक पूरे करने के कारण अन्य आत्मा वश में करने वालों से ऊपर हो। लेकिन मेरे लिए तुम्हें एक चींटी को कुचलने से भी आसान मारना है। अचानक एक बंदूक प्रकट हुई और बंदूकधारी के सिर के पीछे दब गई। उसकी खोपड़ी के खिलाफ ठंडी पिस्तौल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रुको, एक सेकंड रुको, बंदूकधारी ने कहा, उसकी आंखें डर से भरी थीं।
रोहित ने उसकी बकवास सुनने की जहमत नहीं उठाई और बस गोली चला दी। शरीर जमीन पर भारी भरकम गिर गया, बंदूकधारी के सिर के पीछे का हिस्सा फूल गया। तुरंत दूसरे चरण की योजना शुरू करो अभी, कोंग ने घबराकर आदेश दिया और फिर तेजी से अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। अगले ही क्षण गैस लीक होने की आवाज हवा में भर गई और सुनहरे धुएं के गुच्छे सभी दिशाओं से उठे, तेजी से क्षेत्र को घेर लिया। हमेशा ऐसे बेवकूफ़ क्यों होते हैं जो अपने जीवन के साथ जुएबाजी करना पसंद करते हैं? क्या जिंदा रहना अच्छा नहीं है? रोहित ने सुनहरे धुएं की ओर ज्यादा चिंता के बिना देखा। इस सामग्री में सोना होता था और यह अनदेखी आत्माओं को प्रकट कर सकता था या आत्मा वश में करने वाले की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता था। हालांकि इससे पहले कि धुआं उड़ पाता, आसमान लाल हो गया और आसपास का क्षेत्र अचानक अंधेरा हो गया, जैसे दिन रात में बदल गया हो। कोंग और उसका समूह सभी प्रेत क्षेत्र में घिर गए थे। चूंकि तुम यहाँ हो तो बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। रोहित लापरवाही से इस दुनिया में चला गया, प्रेत क्षेत्र में, जहां वह सब कुछ नियंत्रित करता था। ठीक इसी क्षण एक विला की छत पर मिशन विफल हो गया। हालांकि कोंग ने 3 चरण की शिकार योजना तैयार की थी और वे सभी उत्तम थीं। दुर्भाग्य से वे रोहित से मिले, जो प्रेत क्षेत्र के साथ एक आत्मा वश में करने वाला है। उससे सामान्य ज्ञान से निपटा नहीं जा सकता। वे जल्द ही प्रेत क्षेत्र के भीतर रोहित द्वारा सफाया कर दिए जाएंगे। पवन कुमार, आपको कार्रवाई करनी होगी, उपेंद्र गुप्ता ने देखते हुए कहा। कोई समस्या नहीं, लेकिन मत भूलना कि तुमने क्या वादा किया था कि तुम उसके प्रेत क्षेत्र को रोक सकते हो, एक कोट पहने हुए आदमी ने सिगरेट जलाते हुए कहा। निश्चित रूप से, उपेंद्र गुप्ता ने अपने हाथ में रखे बक्से को देखते हुए कहा। तो चलो इस रोहित से मिलते हैं। पवन कुमार ने अपनी सिगरेट फेंक दी और छत से कूद गया। धमाका टिल्डर, उतरना उतना उत्तम नहीं था जितना सोचा गया था। वह अपने मुंह के बल गिर गया, लेकिन तेजी से उसने अपना सिर हिलाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और खड़ा हो गया। मुझे वास्तव में इतना ऊंचा नहीं चढ़ना चाहिए था अगर मैं घायल नहीं हुआ। प्रेत क्षेत्र में इस क्षण रोहित अपने हाथ में एक सिर पकड़े हुए था, एक दुष्ट प्रेत की तरह लापरवाही से जीवन की कटाई कर रहा था, पागल और निर्दयी। बस एक पल में इन कर्मचारियों में से लगभग सभी से निपट लिया गया था। असल में, अगर तुम मुझे यह नहीं बताते कि तुम्हें किसने भेजा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक काफ़ी अच्छा अनुमान है। कोई इतना अधीर होकर मुझे मारना चाहता है, वह केवल एक व्यक्ति हो सकता है। वह होगा उपेंद्र गुप्ता, जिसका उपकिंग मनोरंजन क्लब मैंने नष्ट कर दिया। उपेंद्र गुप्ता को मुझसे हड्डी तक नफरत होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भूत के पुनरुत्थान से मरने वाला है, वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसने लापरवाही से अपने हाथ में सिर फेंक दिया। सिर जमीन पर लुढ़क गया, जो कोंग नामक कप्तान का था। इस क्षण दिशा और टीम के अन्य सदस्य जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। वह जोर से हाँफ रही थी, उसके चेहरे पर आतंक छाया हुआ था। उन्हें कभी भी यह मिशन स्वीकार नहीं करना चाहिए था। वह आदमी बस मानव त्वचा में एक शैतान था और जो कोई भी उसका सामना करता था, उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं महसूस होता था। कप्तान पहले ही मर चुका था और बाकी में से अधिकांश मरने के करीब थे। दिशा को लगा कि उसका जीवित रहना केवल अस्थायी है और यह बस समय की बात है जब शैतान उसकी ओर ध्यान देगा। ए खूबसूरत बड़ी छाती वाली विदेशी महिला, क्या तुम दौड़ना बंद नहीं कर सकती? तुम्हारा उछलना कूदना मुझे काफी सिरदर्द दे रहा है। जब उसने सोचा कि वह काफी दूर भाग गई है, तो एक आदमी अप्रत्याशित रूप से उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही उसने रोहित को देखा, दिशा जान गई कि उसका काम हो गया। तुम्हारे खूबसूरत सिर के सम्मान में मैं तुम्हें अपना जीवन खुद लेने दूंगा। अगर मैं ऐसा करूं तो यह एक बर्बादी होगी, रोहित ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और भयावह थीं। अगर तुम मुझे जाने दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूं, दिशा ने तुरंत कहा। रोहित ने जवाब दिया, यह अफसोस की बात है। मुझे लगा था कि तुम अपने पापी जीवन को समाप्त करने के लिए एक अधिक समझदार तरीका चुनोगी। धमाका, दिशा ने अचानक रोहित पर एक गोली चलाई। मैंने तुम्हें बताया था, गुप्त हमले बेकार हैं। तुम ये भी पता नहीं लगा सकती कि मैं कहाँ हूँ, तो तुम उस तथाकथित 3 चरण शिकार को कैसे अंजाम दे सकती थी? रोहित ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, उसके पीछे प्रकट होते हुए। एक पिस्तौल उसकी पीठ से उसके दिल पर दब गई। एक खूबसूरत महिला के लिए एक विशेष शिष्टाचार के रूप में मैं तुम्हारे लिए एक संपूर्ण शव छोड़ दूंगा। यह एशिया में एक रिवाज है, इसे स्थानीय परंपराओं का पालन करना समझो। गोली की आवाज गूंजी। रोहित मुड़ा और चला गया, जबकि दिशा जमीन पर गिर गई। उसका शरीर निष्प्राण और खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वह आगे घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से मार दी गई थी। 20 साल से भी कम उम्र के एक बच्चे द्वारा मारी गई।
हालांकि उसी क्षण उपेंद्र गुप्ता उस जगह तक चला गया जहां प्रेत ईल मछली प्रकट हुई थी और फिर अपने सूटकेस से एक सूखी उंगली निकाली, उसे जमीन में हिंसापूर्वक भोंक दिया। गहरे काले नाखून जमीन में धंस गए। आगे जो हुआ वह अविश्वसनीय था। वह प्रेत क्षेत्र जो दृष्टि से गायब हो गया था, खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया। एक लाल रंग की चमक आसपास 30 मीटर के दायरे में छा गई। रोहित ठीक बीच में था और कुछ जीवित मछलियां जो जाल से फिसल गई थीं, वे बिना सिर की मक्खियों की तरह बेतरतीब ढंग से बिखर रही थीं। रोहित अचानक रुक गया और विघटन की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। उसने उपेंद्र गुप्ता को ठंडे भाव के साथ अपनी ओर देखते हुए देखा, साथ ही उसके पैरों में वह अजीब उंगली भी देखी। वह उंगली सीधे प्रेत क्षेत्र को प्रतिबंधित करने में सक्षम लग रही थी। उपेंद्र गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, उसने तुरंत जमीन पर पड़ी उंगली को पकड़ा और लगातार पीछे हटना शुरू कर दिया। उंगली ने प्रेत क्षेत्र को कील की तरह जड़ दिया था। जैसे ही वह पीछे हटा, उसे अपने साथ खींचती रही। यह एक लाल रेखा की तरह लग रहा था जिसे खींचा जा रहा हो, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, रोहित के प्रेत क्षेत्र का दायरा तेजी से सिकुड़ता गया। मौत को आमंत्रित कर रहा है। रोहित की नज़र बर्फीली हो गई और वह तुरंत उपेंद्र गुप्ता के सामने प्रकट हुआ। वह जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, वह पहले इस आदमी से निपटेगा। दोस्त, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। एक ट्रेंच कोट पहने हुए आदमी उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर थोड़ा अहंकारी मुस्कान थी, जैसे उसने रोहित को गंभीरता से नहीं लिया हो। एक सहयोगी। रोहित का भाव थोड़ा बदल गया। वह हैरान नहीं था, वास्तव में उसने इसकी उम्मीद की थी। उपेंद्र गुप्ता का उससे पहले टकराव हो चुका था और वह उसका मुकाबला नहीं था। अगर उसके पास मदद नहीं होती तो उसके पीछे आना मौत की इच्छा होती। तुम जरूर पवन कुमार होगे, रोहित ने आदमी को गौर से देखते हुए कहा। उसने पहले ही कौशिक से उसके बारे में सुना था। उपकिंग मनोरंजन क्लब में एक बहुत ही विशेष अस्तित्व, एकमात्र जिसने 2 भूतों को वश में किया था। 198वां अध्याय, प्रेत वस्त्र संशोधित प्रतिस्थापन के साथ। तुम वही पवन कुमार हो? रोहित ने उस आदमी को घूरते हुए अपनी भौहें से कुड़ी। सामने खड़ा व्यक्ति 30 साल से कम उम्र का था, कोट पहने हुए, मुंह में सिगरेट लटकी हुई थी, थोड़ी पर दाढ़ी थी, बहुत साधारण दिख रहा था, यहाँ तक कि थोड़ा पथभ्रष्ट भी। हालांकि उसकी आंखों से एक अडिग और गर्वित डिफाइंस, अवज्ञा झलक रहा था। ऐसी नज़र केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुलीनों में ही देखी जा सकती है। लेकिन अगर इस पवन कुमार ने वास्तव में 2 दुष्ट प्रेतों को वश में किया था, तो उसके पास गर्व करने की पूंजी थी। सही कहा, मैं पवन कुमार हूँ। मैंने तुम्हें उपकिंग मनोरंजन क्लब में देखा था, तुम काफ़ी प्रभावशाली हो, पवन कुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम में जवानी की तेज़ी का एहसास है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी काफ़ी तारीफ करता हूँ। 20 साल की उम्र से पहले कई अलौकिक घटनाओं में बच निकलना, अन्य प्रेत हेरफेर करने वाले तुमसे बहुत पीछे हैं। तुम में क्षमता है। क्या अफसोस है कि तुमने गलत रास्ता चुना और प्रेत हेरफेर करने वालों के मुख्यालय में शामिल हो गए। रोहित ने कहा, तो इस बार उपेंद्र गुप्ता ने तुम्हें मुझसे निपटने के लिए भेजा है। वह अब समझ गया था कि शानदार ढंग से व्यवस्थित हत्या की योजना सिर्फ एक प्रस्तावना थी। अगर यह सफल हो जाती तो सबसे अच्छा होता, लेकिन अगर यह नहीं होती तो ये पवन कुमार बैकअप योजना था। मदद नहीं कर सकता, मैं किसी और की ओर से काम कर रहा हूं, और तुम्हारे हस्तक्षेप ने कई लोगों के हितों को प्रभावित किया है। उपेंद्र गुप्ता लगभग 1 साल से क्लब चला रहा है। हालांकि यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्लबों जितना प्रसिद्ध नहीं है, ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन तुम्हारे आखिरी हस्तक्षेप ने इसे बंद होने के कगार पर ला दिया। क्या तुम्हारा हर जगह विनाश करना थोड़ा अतार्किक नहीं है? पवन कुमार ने कहा। रोहित ने कहा, अगर कोई तुम्हारे सिर पर शौच करना चाहता है और तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम उनके मल को चाटोगे। एक कुत्ता खुशी खुशी मान सकता है, लेकिन एक भेड़िया का क्या? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? पवन कुमार हंसा। समाज ऐसे ही काम करता है, बहुत तेजी से चढ़ो और तुम्हें नीचे धकेल दिया जाएगा। अन्यथा तुम उन लोगों को कैसे सही ठहराओगे जिन्होंने तुम्हारे सिर पर शौच करने की स्थिति तक पहुंचने के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत की है? कुत्ते और भेड़िए एक जैसे हैं, तुम्हें पहले कुत्ता बनना होगा इससे पहले कि तुम भेड़िया बन सको, और यह सिर्फ जो चाहो करने के बारे में नहीं है, अन्यथा क्या दुनिया अराजक नहीं हो जाएगी? तुम कह रहे हो मैं एक प्रेत हेरफेर करने वाला बन गया, भूतों को भी वश में किया और कई अलौकिक घटनाओं में मुश्किल से बच निकला, लेकिन अंत में मुझे अभी भी तुम्हारे घटिया नियमों का पालन करना होगा। रोहित उपहास भरी हंसी हंसा। हाँ, तुम इस चक्र से बच नहीं सकते, पवन कुमार ने कहा। तुम जयपुर शहर में केवल 1 महीने से उछल कूद कर रहे हो। तुम नहीं समझते कि प्रेत हेरफेर करने वालों की दुनिया कितनी भयावह हो सकती है। उन शीर्ष हेरफेर करने वालों की तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। क्या तुम्हें लगता है कि 2 दुष्ट प्रेतों को नियंत्रित करना तुम्हारी सीमा है?
क्या तुम जानते हो कि एशिया का शीर्ष प्रेत हेरफेर करने वाला कितने दुष्ट प्रेतों को नियंत्रित कर सकता है? ये सुनकर रोहित का चेहरा तन गया। वास्तव में उसका पिछला संदेह सही था। दो दुष्ट प्रेतों को नियंत्रित करने से केवल एक अधिक शक्तिशाली भूत के पुनरुत्थान का समय लंबा होता था, लेकिन जीवित रहने के लिए, किसी को संतुलन बनाए रखने के लिए नए भयंकर भूतों की शक्ति की तलाश करनी होगी। क्या तुम मुझे डराने के लिए ये कह रहे हो? रोहित ने ठंडे ढंग से कहा। नहीं, तुम आज तक जीवित रहने में कामयाब रहे, इसलिए तुम में निश्चित रूप से साहस है। मुझे तुम्हें डराने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें आकाश और पृथ्वी की विशालता समझाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेत हेरफेर करने वाला बनना आकर्षक है? वह सिर्फ कड़ी मजदूरी है, हालांकि उन्नति का मौका है। बलिदान की दर बहुत ज्यादा है। क्लब में शामिल होना, गर्मी के लिए एकजुट होना, अपने प्रभाव का प्रबंधन करना और अपने डोमेन का राजा बनना, यही भविष्य की प्रवृत्ति है। पवन कुमार ने कहा, जब तक तुम काफी लंबे समय तक जीवित रहते हो, तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? पैसा, महिलाएं, शक्ति। लेकिन तुम अपनी मौत के रास्ते पर चलने पर जोर देते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूं। जब तक तुम क्लब में फिर से शामिल होने और क्लब के कुछ नुकसानों की भरपाई करने को तैयार हो, मैं आज कार्रवाई करने से परहेज कर सकता हूं। रोहित अचानक हंस पड़ा। उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या? पवन कुमार के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई। रोहित ने कहा, मुझे सीधे समर्पण करने के लिए मूर्ख बनाने की उम्मीद कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम कौन हो? हम दोनों ने दो भूतों को वश में किया है। तुम्हें कितना विश्वास है कि अगर हमने लड़ाई की तो तुम मुझे मार सकते हो? इसके अलावा तुमने मेरे क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, मेरे दोस्तों को मारा है और मेरे लिए एक 3 चरण की शिकार योजना भी बनाई है, और अब मुझे तुम्हारे सामने समर्पण करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि मैं एक 3 साल का बच्चा हूँ? एक कुत्ते की तरह तुमने अतीत में बहुत सारे जूते चाटे होंगे, है ना? मैं मना करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जवानी की तेजी का क्या मतलब है। मैं केवल इतना जानता हूं कि विजेता ही राजा होता है। तुम्हें मारना, उपकिंग मनोरंजन क्लब को नष्ट करना, अंकुश का वध करना, तब से जयपुर शहर मेरे नियंत्रण में होगा। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों में एक धुंधली लाल रोशनी चमक उठी, भयंकर और डरावनी। तो बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये ठीक है, कम से कम इस बातचीत के दौरान तुम अपने प्रेत क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते। पवन कुमार का भाव बर्फीला ठंडा था। वह वास्तव में रोहित को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उपेंद्र गुप्ता के लिए समय खरीद रहा था। इस क्षण सूखी उंगली पकड़े उपेंद्र गुप्ता पहले ही 1000 मीटर से अधिक दूर जा चुका था। ये दूरी इतनी विशाल थी कि प्रेत क्षेत्र रोहित के शरीर से फाड़ा जाने वाला लग रहा था, जबरन अलग होने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं था। उपेंद्र गुप्ता द्वारा लाई गई सूखी उंगली केवल रोहित के प्रेत क्षेत्र को जड़ सकती थी, इसे आसानी से हिलने से रोकती थी और इसकी सीमा को भी सीमित करती थी। प्रेत क्षेत्र के बिना यह ऐसा है जैसे तुमने एक भूत की शक्ति को पूरी तरह से अक्षम कर दिया है। अगर तुम अब एक दूसरे भूत को नियंत्रित करते हो तो क्या फर्क पड़ता है? पवन कुमार ने बात की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बस खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ? रोहित ने उसे घूरा। पवन कुमार की भौहें फड़क उठीं और फिर उसने अचानक कुछ महसूस किया। वह मुड़ा और चिल्लाया, यह अच्छा नहीं है उपेंद्र गुप्ता, सावधान रहो, वह तुम्हारे लिए आ रहा है। चीख 1 किलोमीटर दूर उपेंद्र गुप्ता तक पहुंची, जिससे वह चौंक उठा। अगले ही क्षण रोहित की आकृति उपेंद्र गुप्ता के सामने प्रकट हुई। उसकी प्रेत आंखें खुली, एक धुंधली लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, ठंडे ढंग से सामने वाले व्यक्ति को घूर रही थी। रोहित टिल्डर। उपेंद्र गुप्ता का भाव कुछ भयंकर था। पिछली बार जब मैंने तुम्हें मारा था तो तुम वास्तव में फिर से जिंदा हो गए थे। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या तुम इस बार फिर से जिंदा हो सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? ये कहने के तुरंत बाद उपेंद्र गुप्ता के हाथों ने क्रूरता से उसके सिर से खोपड़ी को फाड़ दिया। खून से लाल मांस अंदर से बाहर हो गया, एक सड़ी हुई लाश की घिनौनी दुर्गंध उत्सर्जित कर रहा था। उसी समय उसकी आंखों के सामने एक अपरिचित चेहरा दिखाई दिया। एक अत्यधिक सड़े हुए मृत व्यक्ति का चेहरा नहीं, यह एक अत्यधिक सड़ी हुई लाश होनी चाहिए, जो उपेंद्र गुप्ता की त्वचा के नीचे छिपी हुई थी, जैसे कोई भूत उसकी मानव त्वचा पहने हुए हो। ऐसी स्थिति में उपेंद्र गुप्ता अभी भी किसी तरह जीवित था, भूत के पुनरुत्थान से अभी तक मरा नहीं था। क्या वह भूत उपेंद्र गुप्ता के शरीर में छिपकर इतना आनंद ले रहा था? क्या इस इंसान और भूत के बीच कोई गंदा सौदा था? उपेंद्र गुप्ता, इसे रोको, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ये देखकर पवन कुमार ने जल्दी से फिर से चिल्लाया, अपनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की।
वह अकेले रोहित से निपटने में आश्वस्त था, लेकिन अगर उपेंद्र गुप्ता ने अपने शरीर के अंदर के भूत को रिहा कर दिया तो स्थिति अलग होगी। भूत दोस्त और दुश्मन में भेदभाव नहीं करता था। कौन जानता था कि क्या वह खुद से निपटने के लिए रोहित का पक्ष लेगा। पवन कुमार की बात सुनकर उपेंद्र गुप्ता थोड़ा कांप उठा। उसने दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी पकड़ी और उसे सड़े हुए मृत व्यक्ति के सिर पर खींच लिया। इस समय भूत को बाहर निकालकर परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन रोहित चीज़ों को उसके हिसाब से कैसे जाने दे सकता था। जैसे ही उपेंद्र गुप्ता की खोपड़ी सड़े हुए चेहरे को ढकने वाली थी, एक काली छाया उसके सामने खड़ी हो गई, सर्दीली और डरावनी। जैसे ही भूत छाया प्रकट हुई, उसने उपेंद्र गुप्ता की खोपड़ी को पकड़ा और उसे लगातार पीछे खींचना शुरू कर दिया। लानत है, रोहित, इसे रोको। उपेंद्र गुप्ता की त्वचा आकार से खींच गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पूरे शरीर का मांस जबरन फाड़ा जाने वाला है। इस क्षण वह गुस्सा और हताश दोनों था। विरोध करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर के भूत को थोड़ी हवा की जरूरत है, रोहित ने ठंडे ढंग से कहा। वह उपेंद्र गुप्ता को किनारे पर परेशानी पैदा करने की अनुमति कैसे दे सकता था। पहले इस साथी से निपटना, फिर पवन कुमार से मुकाबला करना सही चुनाव था। अन्यथा खुद अकेले दो लोगों से निपटना बहुत थकाने वाला होगा। आटिल्ड, उपेंद्र गुप्ता दर्द में चीख उठा। उसकी गर्दन की त्वचा फटने लगी। बिना हड्डियों के, जैसे एक मानव त्वचा का मुखौटा हो, वह अभी भी जीवित था, अभी भी अपने शरीर में दर्द महसूस करने में सक्षम था। अत्यधिक सड़ा हुआ मृत व्यक्ति का सिर एक बार फिर सामने आ गया। यह एक भूत था जिसे रिहा किया जाने वाला था। चीखने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा चेहरा आज मेरा है, रोहित उपेंद्र गुप्ता को जाने नहीं देने वाला था। भूत छाया के खींचने के तहत उपेंद्र गुप्ता की गर्दन पर मानव त्वचा फटना जारी रही और एक दुखद चीख के साथ मृत व्यक्ति के सिर को ढंकने वाली पूरी खोपड़ी पूरे चेहरे के साथ फाड़ दी गई। यह उपेंद्र गुप्ता का मानव त्वचा का चेहरा था। हालांकि रोहित को विश्वास नहीं था कि यह उसे मार देगा। पिछली बार भी उसने उपेंद्र गुप्ता का सिर हटा दिया था, लेकिन वह विफल रहा था और बाद में वह फिर से जिंदा हो गया था। एकमात्र तरीका था कि उपेंद्र गुप्ता के मानव त्वचा के चेहरे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। भूत को मारा नहीं जा सकता, फिर भी एक सामान्य मानव त्वचा का चेहरा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। रोहित, तुम बहुत आगे निकल गए टिल्ड। क्या मेरे यहीं होने पर मुझे कुछ कहने का हक नहीं है? हालांकि इस क्षण पवन कुमार पहले ही आ चुका था। उसने एक हाथ से भूत छाया को पकड़ा, जबकि ठंडे ढंग से रोहित को देखते हुए उपेंद्र गुप्ता के मानव त्वचा के चेहरे को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। एक दुष्ट प्रेत के रूप में उपेंद्र गुप्ता की क्षमता मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मसंरक्षण जबरदस्त थी। साधारण तरीके वास्तव में उसे मार नहीं सकते। आखिरकार वह मानव त्वचा पहने एक भूत है। अपने हाथों से इस चीज को पकड़ने की हिम्मत करना, तुम में हिम्मत है। रोहित ने भूत छाया को पकड़े जाते देखा, हैरान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा मनोरंजित हुआ। ये चीज बहुत विचित्र थी। ये किसी के भी शरीर में हेरफेर कर सकती थी, साथ ही किसी भी भूत पर कब्जा कर सकती थी। रोहित हमेशा भूत छाया को नियंत्रित करने में अत्यंत सावधान रहा था। इसे किसी भूत के शरीर पर कब्जा करने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं करता था, अन्यथा प्रेत क्षेत्र का दमन तुरंत विफल होने की संभावना थी। अगले ही क्षण काली भूत छाया तेजी से पवन कुमार की हथेली में समा गई। अगर सफल होता तो वह सिर्फ एक कठपुतली चलती लाश होता। हालांकि भूत छाया विफल रही। काली छाया गाढ़ी स्याही की तरह धीरे धीरे बाहर निचोड़ दी गई, उसके शरीर पर आक्रमण करने में असमर्थ। मैंने तुम्हारे भूत का स्वाद कई बार लिया है, लेकिन शायद तुम अभी तक मेरे भूत के बारे में नहीं जानते। मैंने पहले ठीक से अपना परिचय नहीं दिया है। मैं प्रेत वस्त्र पवन कुमार हूँ। पवन कुमार ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, जो हड्डियों तक को ठंडा कर देती थी, जैसे एक दुष्ट प्रेत धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रहा हो। उसने पहना हुआ कोट उतार दिया। उसके शरीर पर उसने एक अजीब अंतिम संस्कार का वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर सौभाग्य के अक्षर सजे थे, लेकिन धब्बेदार खून से सना हुआ था, जैसे इसे किसी चीज से छेदा गया हो। लेकिन एक बात निश्चित थी, ये वस्त्र निश्चित रूप से जीवितों के पहनने के लिए नहीं था। प्रेत वस्त्र। रोहित पीछे हटने में मदद नहीं कर सका। उसका हमला विफल हो गया था। वह अजीब अंतिम संस्कार का वस्त्र उसे अन्य भयंकर भूतों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से बचाता लग रहा था। हालांकि इस दुनिया में कोई हानिरहित दुष्ट प्रेत नहीं है। जबकि अंतिम संस्कार का वस्त्र उसकी रक्षा करता था, ये निश्चित रूप से कुछ गंभीर परिणामों के साथ आया था। बस इतना ही था कि वे परिणाम उसके दूसरे भूत द्वारा वहन किए गए थे। ये बस स्पष्ट था कि पवन कुमार का दूसरा भूत क्या था। 199वां अध्याय, प्रेत रस्सी का पुनरुत्थान संशोधित प्रतिस्थापन के साथ।
चाहे किसी प्रेत मास्टर से निपटना हो या किसी व्यक्ति से, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपकी क्षमताएं कितनी शक्तिशाली हैं, बल्कि यह है कि आपकी जानकारी और बुद्धिमत्ता कितनी विस्तृत है। भूत हालांकि डरावने होते हैं। एक बार जब आप किसी से लड़ते हैं और भूत के व्यवहार पैटर्न को पहचान लेते हैं और उसे मारने के तरीकों और साधनों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो भूत के चंगुल से बचना बहुत आसान हो जाता है। कुछ अस्पष्ट अलौकिक घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर अन्य स्थितियों में आशा की एक झलक होती है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं। उपेंद्र गुप्ता पवन कुमार को अपने साथ लाकर पूरी तरह से तैयारी के साथ आए होंगे। उन्हें रोहित के बारे में जानने के लिए ज़रूरी हर चीज़ पता होगी। लेकिन रोहित पवन कुमार के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि पवन कुमार 2 भूतों को नियंत्रित करता है और एक बहुत खतरनाक प्रेत मास्टर है, लेकिन इसके अलावा वह एक रहस्य था। तो यह एक निष्पक्ष मुकाबला नहीं था। शुरू से अंत तक रोहित पूरी तरह से नुकसान में था, और ये तथ्य कि वह अभी भी जीवित था और मरा नहीं था, इसका श्रेय केवल प्रेत क्षेत्र में उसकी अविश्वसनीय रूप से गूढ़ात्म सुरक्षा क्षमताओं को ही दिया जा सकता था। अगर कोई और प्रेत मास्टर होता तो वह अब तक शायद लाश बन गया होता। तुम्हें हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे हराना इतना आसान नहीं है। तुमने दोनों भूतों की क्षमताओं का उपयोग कर लिया है और तुम्हारे पास बस इतना ही है। पवन कुमार ने रोहित को पीछे हटते हुए देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जैसा कि योजना बनाई गई थी, जब तक वे उसके प्रेत क्षेत्र को प्रतिबंधित कर सकते थे, रोहित से निपटना एक बहुत ही आसान काम बन जाएगा। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी, शांत रहा। उसकी आंखों में सतर्कता की झलक थी। उसे पवन कुमार द्वारा पहने गए प्रेत कफन की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह चिंतित था कि दूसरा भूत क्या था। अगर वह इसका पता लगा सकता तो आज का मामला जल्दी से हल हो सकता था। इसे खींचना किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा। भयंकर भूतों की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने से भूत के पुनरुत्थान से अभी भी मौत हो सकती है, यहाँ तक कि 2 भूतों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के लिए भी। अगर तुम्हारा कौशल बस इतना ही है तो इस सारी बकवास का क्या फायदा? रोहित ने कहा। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि भले ही हम दोनों 2 भूतों को नियंत्रित करते हैं, फिर भी हमारे बीच एक अंतर है। पवन कुमार धीरे धीरे रोहित के पास आते हुए बोला। जैसे ही वह चला, उसके कफन की आस्तीन के नीचे से खून की बूंदें अशुभ रूप से टपक रही थीं। रोहित ने गिरते हुए खून को देखा, जो गाढ़ा और गहरा था, जैसे कि एक लंबे समय से मृत लाश से निकाला गया हो। उसे रोनी के प्रेत रक्त की याद आई। रोनी एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रेत रक्त से ओतप्रोत था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि यह पवन कुमार की क्षमता थी। जहां तक वह बता सकता था, 2 शक्तियां बिल्कुल समान नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये खून नहीं है। उसके कफन के नीचे कुछ और है, रोहित ने कहा। उसका भाव कठोर हो गया। उसने पवन कुमार के कफन के नीचे कुछ रेंगते हुए देखा, जो उसे अशुभ रूप से फुला रहा था। वह जो कुछ भी था, वह एक बहुत ही विचित्र और खतरनाक इकाई होनी चाहिए, जिसे उसके शरीर पर कफन भी दबा नहीं सकता था। ठीक रोहित की तरह, हालांकि प्रेत आंख और प्रेत छाया संतुलित लग रहे थे, वास्तविकता में शक्ति में एक अंतर था। अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि प्रेत आंख प्रेत छाया पर हावी हो रही थी, और पवन कुमार भी ऐसा ही था। जो कफन उसने पहना था, वह उसके नीचे जो कुछ भी था उससे हीन होना चाहिए। टपकता हुआ खून केवल ये साबित करता था कि पवन कुमार के अंदर का दूसरा भूत बेचैन हो रहा था। सुरक्षित रहने के लिए मैं उसे पहला कदम नहीं उठाने दे सकता, मुझे उसे वश में करना होगा, रोहित ने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि वह प्रेत क्षेत्र के भीतर पीछे हटता रहा, जल्द ही उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उसके दूसरे अज्ञात भूत से डरने के बजाय पहले कार्रवाई करना बेहतर था। लेकिन इस समय प्रेत आंख द्वारा बनाया गया प्रेत क्षेत्र एक सूखी उंगली से जमीन पर जड़ दिया गया था, और प्रेत छाया पवन कुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अपने तरीके खत्म हो गए हों। हालांकि ऐसा नहीं था। उसके हाथ में अभी भी एक भूत था। वह प्रेत रस्सी जिसे उसने जयपुर शहर के केंद्र में कौशिक को मारने और सफलतापूर्वक कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। वह रस्सी भयंकर भूतों को भी बांध सकती थी। यदि रस्सी भयंकर भूतों को बांध सकती थी, तो वह स्वाभाविक रूप से एक प्रेत मास्टर को भी बांध सकती थी। हालांकि अभी वह चीज विला में थी। पहले पीछे हटो। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि प्रेत क्षेत्र पास के विला की ओर बढ़ गया। भले ही प्रेत क्षेत्र एक निश्चित सीमा तक सीमित था, उस सीमा को बदला जा सकता था। तुरंत जमीन के साथ एक लाल रोशनी दौड़ गई और पास के विला में चली गई। भागने की सोच रहा है। ये देखकर पवन कुमार ने जल्दी से पीछा किया। किसी अजीब शक्ति पर भरोसा करते हुए वह सीधे प्रेत क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहा। ये जानकर कि रोहित के पास कोई विकल्प नहीं बचा था,
वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। अगर वह आज रोहित को खत्म नहीं कर सका तो वह भविष्य में खुद के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या छोड़ देगा। कफन के नीचे का खून तेजी से और अधिक घना टपकने लगा। लेकिन पवन कुमार ने अभी भी दूसरे भूत को दबाने का विकल्प चुना क्योंकि यह अभी कार्रवाई करने का समय नहीं था। फिर भी प्रेत क्षेत्र बहुत छोटा था, पैंतरेबाजी करने की कोई जगह नहीं थी, और उसने वह प्रेत कफन पहना हुआ था जिसने उसके खिलाफ अन्य भयानक प्राणियों की शक्तियों को बेहद नगण्य बना दिया था। धमाका टिल्डर, एक बंदूक की आवाज़ गूंजी और एक गोली किसी अज्ञात जगह से उड़कर सीधे पवन कुमार से टकराए। फिर भी पवन कुमार बाल बाल बचा, गोली कफन से शक्तिहीन होकर गिर गई। ये बेकार है, प्रेत वस्त्र सिर्फ कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक भूत है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ गोलियों से हरा सकते हो? यह एक सपना है, पवन कुमार ने कहा। धमाका टिल्डर, एक और बंदूक की आवाज़ आई। इस बार यह पवन कुमार के सिर को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन उसके शरीर पर कफन एक भूतिया हवा के झोंके से उठाया गया लग रहा था, उसके चेहरे के एक कोने को ढंक रहा था। गोली को एक बार फिर पतले कफन द्वारा जबरन रोक दिया गया। चाहे हमला किसी भी कोण से आया हो, कोई भी पवन कुमार को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसके शरीर के अंदर रहने वाले दूसरे भूत को तो छोड़ ही दो, केवल ये प्रेत कफन ही पहले से ही एक अनसुलझा अस्तित्व था। प्रतिशोधी भूतों की शक्ति या आग्नेयास्त्रों का बल, कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सका। लेकिन बंदूक चलाने में रोहित का उद्देश्य उसे मारना नहीं था, ये सिर्फ थोड़ा समय खरीदना था। प्रेत क्षेत्र का पीछा करते हुए वह विला में पहुंचा और जल्दी से सील की हुई सुनहरी थैली को पकड़ लिया। थैली के अंदर प्रेत रस्सी थी। ये चीज़ पूरी तरह से जागृत हो गई है। साधारण लोग इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बार छोड़े जाने पर न केवल ये जगह, शायद पूरा शहर पीड़ित होगा। इसलिए इसका उपयोग केवल प्रेत क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता है, रोहित ने सतर्कता के साथ कहा। उसने दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत से जुड़ी पिछली घटना को याद किया जहां प्रेत रस्सी फिर से जागृत हो गई थी। पूरी सड़क रस्सियों से भरी हुई थी जो जीवन की तलाश में लटक रही थीं। अगर छुआ जाता तो कोई भी तुरंत फंस जाता और फांसी पर चढ़ जाता। वही भाग्य उन लोगों का भी इंतजार करता था जो भूतों को आदेश दे सकते थे। इसलिए रस्सी वास्तविकता में दिखाई नहीं दे सकती थी। बाद में आसान कारावास के लिए इसे एक विशिष्ट सीमा के भीतर इस्तेमाल किया जाना था। ज्यादा सोचे बिना रोहित ने प्रेत क्षेत्र के अंदर सुनहरी थैली को फाड़ दिया। एक पुरानी रस्सी उसके सामने प्रकट हुई। बिना किसी दूसरे विचार के रोहित ने तुरंत रस्सी को बाहर फेंक दिया। यह क्या है? पवन कुमार ने प्रेत रस्सी को नहीं देखा था, उसने केवल कुछ उसकी ओर उड़ते हुए देखा और फिर सहज रूप से उसे पकड़ लिया। खुरदरी बनावट, भयानक आभा, ये सड़क के किनारे की जंगली घासों से बनी एक बेकार रस्सी लग रही थी। यह जरा सा भी खतरा नहीं लग रही थी। हालांकि जब पवन कुमार ने इसे पकड़ा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह सदमे में चिल्लाया, कौशिक की प्रेत रस्सी! लानत है टिल्डर! लगभग तुरंत ही उसने रस्सी को फेंकने के बारे में सोचा और रस्सी को फेंक दिया गया। फिर भी उसने अचानक अपने सिर के ऊपर बहुत सारी रस्सियां तैरती हुई देखीं। न केवल ऊपर से बल्कि सामने से, पीछे से कई रस्सियां जैसे किसी बल द्वारा नियंत्रित हों, सभी उसकी दिशा में तैर रही थीं। रोहित, तुम एक फिर से जागृत प्रतिशोधी भूत को छोड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? ये देखकर पवन कुमार समझ गया कि रस्सी प्रेत उपयोगकर्ता के नियंत्रण से बच गई थी और जागृति की स्थिति में थी। वह सदमे और क्रोध दोनों में था। तुम मुझे अपने साथ मरने के लिए खींचना चाहते हो? पवन कुमार दहाड़ा, थोड़ा अशांत हो गया। रोहित ने कहा, नहीं, मरने वाला आखिरी व्यक्ति निश्चित रूप से तुम होगे। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा देर तक टिका रह सकता हूं। अब केवल प्रेत रस्सियां ही दिखाई दे रही थीं, उन्होंने आगे का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। वर्तमान में प्रेत क्षेत्र के भीतर फंसे दोनों पुरुष एक समान दुर्दशा में थे। केवल अंतर यह था कि प्रेत रस्सी द्वारा हमला करने वाला पहला कौन होगा। ये तीव्र अध्याय दिखाता है कि रोहित को पूरी तरह से तैयार पवन कुमार और उपेंद्र गुप्ता के खिलाफ अंतिम प्रयास के रूप में एक तीसरे अत्यधिक खतरनाक भूत प्रेत रस्सी को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। अगला अध्याय क्या है जिसे आप चाहते हैं कि मैं संसाधित करूं? 200वां अध्याय, आपसी उपभोग। प्रेत क्षेत्र का दायरा अब एक संकीर्ण रास्ते तक सीमित हो गया था और कुछ शक्तियां रोहित के नियंत्रण से फिसल गई थीं। ये लाल रास्ता डामर सड़क के साथ विला के प्रवेश द्वार तक फैला हुआ था। इस सड़क के अंत में रोहित शांत खड़ा था, दूसरे छोर पर पवन कुमार को घूर रहा था। दोनों दो भूतों के स्वामी थे, लेकिन क्षमता के मामले में रोहित को स्वीकार करना पड़ा कि वह थोड़ा कमजोर था। भले ही उपेंद्र गुप्ता ने अपने प्रेत क्षेत्र की शक्ति को सीमित करने के लिए उस सूखी उंगली का उपयोग नहीं किया होता, फिर भी वह पवन कुमार का मुकाबला नहीं कर पाता।
उसके शरीर पर कफन उसे अन्य भयंकर भूतों के हमलों से बचाता था। प्रेत छाया का कोई असर नहीं हो सकता था, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि उसके शरीर के अंदर एक और दूसरा भूत था। तुम्हें लगता है कि तुम क्षयकारी युद्ध में मुझसे ज्यादा टिक सकते हो? अब तक तुम्हें कुछ समझ आ जाना चाहिए, ये जो कफन मैंने पहना है यह मेरी रक्षा करता है। भले ही प्रेत रस्सी पुनर्जीवित हो जाए, मरने वाले पहले तुम होगे, पवन कुमार ने कहा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके सामने रस्सियां लटक रही थीं और झूल रही थीं। बस एक स्पर्श और कोई भी तुरंत प्रेत रस्सी से फंस जाएगा। उसकी स्थिति को आगे बढ़ने या पीछे हटने के एक दुविधा में डाल रहा था। सिर्फ बातें। रोहित ने ठंडे चेहरे से कहा, अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे। एक बार जब मैं मर गया तो भयंकर भूत निश्चित रूप से पुनर्जीवित होंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तब यहाँ कितने भूत होंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यीशु के अवतार हो, इतने सारे भूतों से निपट सकते हो? तुम इस तरह सोचने के लिए समझदार हो। अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम भी नहीं बचोगे, पवन कुमार ने अपनी भौहों पर बल डालकर कहा। रोहित ने जवाब दिया, तुम वहाँ गलत हो। अगर तुम मर गए तो मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास यह है। उसने जमीन पर एक रास्ते की ओर इशारा किया जो लाल रोशनी से ढका हुआ था। जो भूत तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगा उसे मैं तुरंत किसी दूरस्थ और निर्जन स्थान पर भेज दूंगा। तब मैं स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं, तुम प्रेत क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। प्रेत क्षेत्र उसका फायदा था, उसकी कमजोरी नहीं। ठीक इसी वजह से पवन कुमार और उपेंद्र गुप्ता ने एक लक्षित योजना बनाई थी। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं बस तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है, पवन कुमार ने अहंकार के साथ कहा। कोई डर नहीं दिखाया। ये साहस लापरवाही से नहीं आया था, बल्कि उसने जो कफन पहना था उस पर उसके विश्वास से आया था। कुछ ही प्रेत मास्टर ऐसे आत्मसुरक्षात्मक भूत रख सकते थे। हालांकि जैसे ही उसने बात की, आसमान से लटकती प्रेत रस्सियां पवन कुमार की ओर जुड़ना शुरू हो गईं। इसी तरह प्रेत रस्सी का एक और हिस्सा रोहित की ओर बह गया। स्थिति दोनों के लिए समान थी, किसी को कोई विशेष उपचार नहीं दिया गया था। भयंकर भूतों के सामने सभी बराबर हैं। खुरदरी घिसी पिटी रस्सियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे अनगिनत वर्षों से कहीं लटकी हुई हों, जिनमें गहरे ऐतिहासिक वजन का भाव था। फिर भी ऐसा होने पर भी ये रस्सियां टूटी नहीं थीं। खून जैसे निशानों से सने हुए वे लाशों के खून और मांस में भिगोए गए लग रहे थे, जिससे सड़न की हल्की दुर्गंध आ रही थी। इन दिखने वाली रस्सियों का कोई लक्ष्य नहीं था, केवल हवा के साथ बेतरतीब ढंग से बह रही थीं। लेकिन वास्तविकता में उन्होंने पहले ही दोनों पुरुषों को घेर लिया था। अचानक एक रस्सी बह गई, चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, और पवन कुमार के कंधे पर उतरी। पिछले पैटर्न के अनुसार अगले ही पल पवन कुमार को गर्दन के चारों ओर बांध दिया जाना चाहिए था और सीधे जमीन से ऊपर उठा लिया जाना चाहिए था, हवा में फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। लेकिन एक विचित्र दृश्य हुआ। रस्सी जैसे कि एक सर्दीली हवा से उड़ा दी गई हो, धीरे धीरे पवन कुमार के शरीर से फिर से बह गई। उस पर उतरने वाली अन्य रस्सियों ने भी ऐसा ही किया। देखो, जो कफन मैंने पहना है वह अन्य भूतों को मुझ पर हमला करने से रोकता है। अगर हम इसे जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से तुम मरोगे, पवन कुमार ने उपहास की झलक के साथ कहा। रोहित ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बढ़ाई न करने के लिए कहा था। अगर कफन इतना शक्तिशाली है तो तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ते और मेरे सिर पर शौच क्यों नहीं करते? भयंकर भूतों को नियंत्रित करने की एक कीमत होती है। जबकि तुम्हारा कफन तुम्हें मार रहा है, ये निश्चित रूप से अन्य भूतों को भी तुम्हें मारने की अनुमति नहीं देगा। क्या तुम इसे सुरक्षा कहते हो? पवन कुमार का भाव गहरा हो गया। हालांकि यह अप्रिय था, रोहित का विश्लेषण सही था। कफन वास्तव में उसे लगातार मार रहा था। वह जितना अधिक देर तक कफन पहनेगा, उसका शरीर उतना ही एक लाश, एक मृत व्यक्ति जैसा होता जाएगा। एक बार जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो पवन कुमार मर जाएगा और फिर वह पुनर्जीवित होगा, कफन पहने एक सच्चा भूत बन जाएगा। मत भूलो, मैं दो भूतों को नियंत्रित करता हूं, पवन कुमार ने कहा। मैं भूला नहीं हूं, लेकिन दो भूतों की भी अपनी सीमाएं हैं। बस पुनरुत्थान का समय थोड़ा लंबा है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कम से कम 1 महीने या उससे ज्यादा समय से दो भूतों को नियंत्रित कर रहे हो। इसलिए अगर हम दोनों इंतजार करते हैं तो तुम्हारे पुनर्जीवित होने की संभावना निश्चित रूप से मेरी तुलना में अधिक है, रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जवानी, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा मेरे पास ये भी है। उसने अचानक अपनी पिछली जेब से सोने की पन्नी में लिपटी एक मोमबत्ती निकाली। जब उसने इसे बाहर निकाला तो ये खून की तरह लाल थी, जिससे एक अजीब रक्त जैसी गंध आ रही थी। क्या ये एक प्रेत मोमबत्ती है?
पवन कुमार रोहित से ज्यादा समय से नेक्रोमेंसर था और इसी तरह उसके पास रोहित से अधिक जानकारी थी। उसने तुरंत इस मोमबत्ती की उत्पत्ति को पहचान लिया। तुम जानते हो, यह अच्छा है, मुझे समझाने की परेशानी से बचाता है, रोहित ने कहा जैसे ही उसने तुरंत प्रेत मोमबत्ती जलाई। प्रेत मोमबत्ती की लौ से एक अशुभ हरा रंग निकला। इस मोमबत्ती की रोशनी के नीचे आसपास की मंडराती प्रेत रस्सियों को तुरंत दूर कर दिया गया। मोमबत्ती की रोशनी के अंदर एक भी प्रेत रस्सी बहकर अंदर नहीं आ सकी। वास्तव में धौलपुर गांव से बाहर आने के बाद तुमने जरूर प्रोफेसर अरूप गुप्ता के साथ कुछ संदिग्ध सौदा किया होगा। वह चीज जरूर उसी से आई होगी, पवन कुमार ने आश्चर्य और क्रोध में कहा, अपना पिछला आत्मविश्वास खो दिया। वह प्रेत मोमबत्ती के बारे में जानता था। ये प्रयोगशाला का एक उत्पाद था। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली विशेषता थी। एक बार जब प्रेत मोमबत्ती जलाई जाती थी तो जब तक वह पूरी तरह से जल नहीं जाती तब तक उस पर प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। न केवल अन्य भूत बल्कि एक नेक्रोमेंसर के शरीर के अंदर की आत्माएं भी दबा दी जाएंगी। ये प्रेत मोमबत्ती अभी भी 2/3 बची हुई है और जलने की वर्तमान दर को देखते हुए इसे कम से कम 1 घंटा तक चलना चाहिए, रोहित ने घोषणा की। क्या तुम इतनी देर तक टिक सकते हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पवन कुमार ने शांत रहना चुना। हालांकि जैसे ही दोनों ने बातचीत की, आसपास की प्रेत रस्सियां अभी भी फड़फड़ाती रहीं और उस पर उतरती रहीं, लेकिन वे उसके शरीर पर प्रेत वस्त्र द्वारा जल्दी से दूर कर दी गईं। फिर भी ये केवल अस्थायी था। अधिक से अधिक प्रेत रस्सियां उस पर गिरती रहीं, एक के बाद एक, अनंत रूप से। उसका पूरा अस्तित्व एक घनी विलो वृक्ष के नीचे बैठने जैसा था। विलो शाखाओं को नीचे लटकने देना और हवा के साथ उस पर बहने देना, बार बार दूर हो जाना, बार बार वापस बह जाना। भूतों की सच्ची शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन पवन कुमार इंसान था और उसकी सीमाएं थीं। जल्द ही उसके हाथ की हथेलियां जो उसके कफन के बाहर उजागर थीं, धीरे धीरे अपना रंग खोने लगीं, पीली अकड़ी हुई हो गईं और यह परिवर्तन फैलता जा रहा था। एक बार जब यह परिवर्तन उसके पूरे शरीर में फैल गया तो वह एक मृत व्यक्ति, एक सच्ची लाश बन जाएगा। हालांकि कफन के नीचे कुछ रेंग रहा था और गाढ़ा खून टपक रहा था, टिप टिप। ये परिवर्तन विलंबित था, उतना तेज नहीं था जितना कोई उम्मीद कर सकता है। लेकिन अगर यह 1 घंटे तक चलता रहा, पवन कुमार ने अनुमान लगाया, वह प्रतिशुद्धि आत्माओं के पुनरुत्थान से मर जाएगा। आखिरकार 1 घंटे तक बिना रुके कफन की शक्ति का उपयोग करना बहुत उत्तेजक था। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक प्रेत मोमबत्ती है? लंबे मौन के बाद पवन कुमार ने संघर्ष और ईर्ष्या के मिश्रण में अपने दांत पीसते हुए कहा। रोहित ने जवाब दिया, क्षमा करें, प्रेत मोमबत्ती होना एक बड़ी बात है। भले ही तुम 2 भूतों को नियंत्रित करते हो, भले ही तुम्हारा कफन तुम्हें अन्य भूतों द्वारा मारे जाने से बचा सकता है, भले ही तुम अनुभवी हो, जब तक मैं चाहूं मैं तुम्हें थका सकता हूं। तुम बस पल भर के लिए अकड़ रहे हो। एक बार जब प्रेत मोमबत्ती खत्म हो जाएगी तो देखते हैं तुम क्या करोगे, पवन कुमार ने कहा। तुम्हारा वह कफन उच्च शोध मूल्य वाला लगता है, रोहित ने कहा। मुझे लगता है कि यह एक प्रेत मोमबत्ती के लायक होना चाहिए। लानत है, पवन कुमार ने अपने दिल में शाप दिया। उसे लगा कि अगर यह जारी रहा तो वह वास्तव में यहां मर सकता है। उसे पहल करनी होगी। तभी वह उठ खड़ा हुआ, एक भयंकर चेहरे के साथ, और अपने सामने की प्रेत रस्सियों के बीच से जबरदस्ती रास्ता बनाते हुए रोहित की ओर बढ़ा। अब जल्दी में हो, आओ फिर, क्या तुम यहां पहुंच सकते हो? रोहित ने कहा। 100 मीटर से अधिक की दूरी। ज्यादा दूर नहीं, चलकर जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस इतना ही था कि सड़क पर प्रेत रस्सियां घनी और मोटी थीं और वे अब मुश्किल से एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम मर जाओगे, पवन कुमार ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, हाँ, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत कराना। लानत है टिल्ड, ये बच्चा। पवन कुमार को कुछ दबा हुआ महसूस हुआ, एक ताकत होने लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई जगह न होने की अनुभूति, लेकिन साहस करके आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ हर जगह प्रेत रस्सियां थीं और अब तक वह आसानी से प्रेत क्षेत्र नहीं छोड़ सकता था। रोहित ने सफलतापूर्वक खतरनाक प्रेत रस्सी को छोड़कर और खुद को बचाने के लिए प्रेत मोमबत्ती का उपयोग करके पासा पलट दिया है, जिससे पवन कुमार एक हताश हमले के लिए मजबूर हो गया है।